नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता मर्डर से उत्तराखंड में बवाल, मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 6 दिन बाद चीला बैराज से बरामद हुआ अंकिता का शव, बेटी को हाल में देख टूटे पिता। घर की आर्थिक तंगी दूर करने शहर आई थी अंकिता, दुखी पिता बोले बेटी जिस भी हालत में है मुझे दे दो। केंद्रीय रक्षा राज्य में निक्षय मंत्री, 2 टीबीजों को लिया गोद, आप भी ऐसे बने निक्षय मित्र। 25,000 वाहनों में लगेगा जीपीएस, अन्यथा नहीं मिलेगा फिटनेस या अन्य प्रमाण पत्र, निगरानी सिस्टम भी बनेगा। ऋषिकेश में सामने आए अंकिता हत्याकांड मामले के बाद से उत्तराखंड में उबाल है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दोषियों को कड़ी सजा हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पिरोड़का देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए हैं। आज प्रातः कल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया। हृदय विदारक से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आगे लिखा, आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी शुक्रवार देर रात की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शनिवार सुबह चीला बैराज से अंकिता का शव बरामद होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो रिजॉर्ट अवैध रूप से बने हैं अथवा अवैसंवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही राज्य भर में स्थित होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस में कार्यरत कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी शिकायतें मिली हैं उन पर गंभीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए। चीला पावर हाउस बैराज से एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार की सुबह अंकिता का शव बरामद कर लिया है। अंकिता के पिता और भाई ने शव की पहचान कर ली है। वहीं अपनी बेटी को उस हाल में देख पिता टूट गए हैं। पिता और भाई का कहना है कि शव पर जो कपड़े और अन्य सामान है वह अंकिता का ही है। वहीं पुलिस द्वारा रिजॉर्ट कर्मचारियों से भी शिनाख्त करवाई गई है। अंकिता भंडारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। शनिवार को चीला बैराज से एक युवती का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त करने के लिए अंकिता के स्वजन को मौके पर बुलाया गया। बता दें कि रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी उम्र 19 वर्ष की विगत 18 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक और उसके 2 अन्य साथियों ने नहर में से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अंकिता भंडारी की नहर में तलाश करने के लिए जल विद्युत निगम की ओर से नहर का पानी बंद किया गया था। वहीं शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे पानी जब काफी कम हो गया तो एसडीआरएफ की टीम की ओर से चीला पावर हाउस के बैराज में शव की तलाश शुरू की गई थी। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सिंह सजवार ने बताया कि यहां से एक युवती का शव बरामद किया गया है, जो कि कई दिन पुराना है। 18 सितंबर को अंकिता बिष्ट को नहर में धक्का देकर रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य 2 साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अंकिता हत्याकांड के आरोपित के रिजॉर्ट में शुक्रवार देर रात एक जेसीबी मशीन पहुंची और तोड़फोड़ की गई है। जेसीबी ने रिजॉर्ट के एक हिस्से में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में पौड़ी के एक गांव में पली बड़ी एक बालिका सुनहरे भविष्य के सपने बुनकर शहर आई, मगर उसके सपनों को वह मुकाम नहीं मिल पाया जिसे वह पाना चाहती थी। दरिंदों ने अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए एक बेटी के सपने को शक्ति नहर की अथाह जल राशि मौत की नींद सुला दिया। सबको झकझोर देने वाले इस हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तो उन माता पिता पर टूटा है जो अपनी लाडली बेटी को खो चुके हैं। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी व मां सोनी देवी इन दरिंदों को अब फांसी के फंदे पर देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनकी बेटी जिस भी हाल में है उन्हें मिल जाए। दरअसल अंकिता पुष्प को पसंद करती थी।
इन दोनों की मुलाकात को लंबा समय बीत गया था। अंकिता अपने घर में पुष्प के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रख चुकी थी, मगर अंतरजातीय होने के कारण स्वजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। बावजूद इसके स्वजन को अंकिता की पुष्प के साथ बातचीत और दोस्ती को लेकर भी कोई परहेज नहीं था। अंकिता की रहस्यमय गुमशुदगी की बात भी सबसे पहले पुष्प ने ही अपने स्वजन को दी। इस घटना के बाद पुष्प स्वयं 4 दिन से यहां अंकिता के स्वजन के साथ पूरे मामले की छानबीन में जुटा है। वहीं शुक्रवार को जब हत्या आरोपितों ने अंकिता की हत्या की बात स्वीकार की तो उसके बाद से पुष्प की आंखें भी नम हैं। वह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अंकिता के साथ उसका क्या रिश्ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ पर केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी निक्षय मित्र बने। उन्होंने 2 टीबी रोगियों को पूरा इलाज होने तक गोद दिया। कहा कि समाज के सक्षम लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना सहयोग दें। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अजय भट्ट ने कहा कि देश में 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत कोई भी सामान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और गैर सरकारी संस्थान, कॉर्पोरेट संस्थान निक्षय मित्र बनकर उपचाराधीन टीबी रोगियों से 1 से 3 वर्ष के लिए गोद ले सकते हैं। अजय भट्ट ने कहा कि भारत सरकार की ओर से टीबी रोगियों को 500 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। भट्ट ने रोगियों को पौष्टिक किट भी वितरित की है। प्रतिमाह दिए जाने वाले इस किट में फल, अनाज, दालें, वनस्पति तेल, मूंगफली, दलिया, अंडे आदि दिए जाएंगे। इसके साथ ही शेमफोर्ड स्कूल के प्रबंधक दयासागर बिष्ट, शंकर कोरंग, डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू, दिशा समिति के सदस्य देवेंद्र बिष्ट ने भी गोद लिया। इसमें जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, भाजपा प्रदेश सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल के साथ ही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राजेश ढकरियाला, डॉक्टर मनोज काडेपाल, डॉक्टर राहुल लसपाल, डॉक्टर हरीश पांडे, टीबी सुपरवाइजर प्रमोद भट्ट आदि उपस्थित थे। हल्द्वानी आरटीओ दफ्तर में पंजीकृत 25,000 मालवाहक वाहनों में जीपीएस लगाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पूर्व सवारी वाहनों पर यह नियम लागू था, लेकिन अब ट्रक डंपर के अलावा सामान ढोने वाले सभी वाहनों को इसके दायरे में कर दिया गया है। फिटनेस या वाहन संबंधी अन्य काम कराने के लिए दफ्तर पहुंच रहे वाहन स्वामियों को स्पष्ट कह दिया गया है कि गाड़ी में जीपीएस लगाकर आए, उसके बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सवारी वाहनों में जीपीएस लगाने का नियम पहले से लागू था। इन गाड़ियों में जीपीएस के अलावा कई तरह के पैनिक बटन भी लगे थे ताकि इमरजेंसी की स्थिति में यात्री इनका इस्तेमाल कर मदद हासिल कर सके। वहीं 16 सितंबर को सचिव परिवहन ने आदेश जारी कर कहा था कि अब सभी माल वाहनों में जीपीएस अनिवार्य होगा। मामले को लेकर आरटीओ प्रशासन विमल पांडे ने बताया कि हल्द्वानी आरटीओ दफ्तर में करीब 25,000 माल वाहन पंजीकृत हैं। इन सभी में जीपीएस लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन से अधिकृत कंपनियों के माध्यम से ये सिस्टम लग रहा है। जीपीएस लगने पर वाहनों की पल पल की लोकेशन का रिकॉर्ड होगा। जल्द हल्द्वानी में भी एक निगरानी सिस्टम बनने जा रहा है। उत्तराखंड में संचालित बाहरी नंबर की गाड़ियों में जीपीएस शो नहीं कर रहा है। वाहन स्वामियों की तरफ से स्थानीय आरटीओ ऑफिस के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बदलने के कारण ये दिक्कत आ रही है। विभाग का कहना है कि यूके नंबर की नंबर प्लेट होने पर जीपीएस शो कर रहा है, मगर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिनमें अब हरियाणा, दिल्ली आदि से रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट लगी है। ऐसे में इन कमर्शियल वाहनों के मालिकों को जल्द स्थानीय नंबर प्लेट लेनी होगी, इसके बाद ही जीपीएस फिट हो पाएगा। एआरटीओ प्रशासन विमल पांडे ने बताया कि बस समेत अन्य कई वाहन श्रेणी में आ रहे हैं। बाहरी राज्य की नंबर प्लेट होने की वजह से जीपीएस निगरानी सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. हमने ही गाना है, ढोल उठाए जग सारा, जय मयूर की संगीतों में हमने ही गाना है।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अप्रैल में लागू नियम की वजह से गोला खनन से जुड़े वाहन स्वामियों को अब झटका लग रहा है। 15 साल पुराने वाहनों की फिटनेस में पिछले साल तक करीब 1900 रुपए का खर्चा आता था, अब ये दर 15,000 हो गई है। गाड़ी के 15 साल से ज्यादा पुरानी होने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। गोला नदी में 7,500 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से करीब 6,000 वाहनों की उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है। अगले महीने खनन शुरू होने की वजह से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन फिटनेस को पहुंच रहे हैं। पुराने वाहनों से प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण व फिटनेस आदि के शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर दी है, ताकि लोग पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नए मॉडल के वाहन खरीदें। इससे वायु प्रदूषण में गिरावट भी आती है। वहीं नैनीताल जिले में 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा गोला नदी में है। गोला संघर्ष समिति अध्यक्ष पम्मी सैफी ने बताया कि पिछले साल तक 15 साल पुरानी गाड़ी की फिटनेस में 1900 रुपए लगते थे, अब 15,000 रुपए का शुल्क पड़ रहा है। वहीं AR2 विमल पांडे ने बताया कि कई लोग सालों पुराने वाहनों को स्क्रैप कर मॉडल को अपडेट भी कर रहे हैं। वहीं गोला खनन संघर्ष समिति की बैठक में खनन व्यवसायियों ने समतिकरण के नाम पर रॉयल्टी तथा स्टोन क्रैशरों की मनमानी को लेकर वृहद स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। तय किया गया है कि शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदर्शन कर संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान 2 वाहन स्वामियों द्वारा गोला निवासी गेट से लिए गए नवीनीकरण फॉर्म लौटा दिए जाएंगे। वहीं लाल कुआं गोला निवासी गेट में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि परिवहन व वन निगम द्वारा कुछ व्यवसायियों को बहला फुसला कर रिन्यूअल फॉर्म देने की साजिश रची जा रही है, परंतु कोई भी खनन पंकज दानू, चंदन सिंह, मनोज दानू, बुच्ची मेहरा, बसंत जोशी, गोकुल पपोला, सुंदर शाह, तारा, हरिंद्र बिष्ट आदि मौजूद थे। मौसम विभाग ने 2 दिन कुमाऊं में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। साथ ही बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहा कि इन 2 जिलों में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कुमाऊं के अन्य जगहों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित होती दिख रही है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक रात में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अभी भी पूरे कुमाऊं में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर इस हल्की बारिश से ही पहाड़ों से मलबा आने की खबर है, जिससे यातायात ठप हो गया। चंपावत में टक्कनपुर हाईवे पर यातायात ठप है। पिथौरागढ़ जिले भर में रात को बारिश हुई और अभी तक बादल छाए हैं। इससे वर्षा की अभी बनी हुई है। वहीं अल्मोड़ा में भी सुबह रिमझिम वर्षा हुई। अभी फिलहाल बारिश बंद है, मगर आसमान बादलों से पटा हुआ और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड बढ़ गई है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बूंदाबांदी हो रही है। बागेश्वर में भी रात से अभी तक हल्की वर्षा हो रही है। नैनीताल और हल्द्वानी में भी रात में हल्की वर्षा के बाद भी बादलों में आसमान घेरा हुआ है। शुक्रवार की रात से ही चंपावत जिले के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में वर्षा हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। वर्षा के कारण एक बार फिर चंपावत टक्कनपुर हाईवे पर सूखी टांग के पास किमी 66 में मलबा खाद आने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार आसपास सुबह 6:30 बजे करीब पहाड़ी से मलबे के साथ बोल्डर गिर गए, जिससे सड़क बंद हो गई। सड़क को खोलने का काम जारी है। मौसम ठीक रहा तो अगले 1 घंटे में आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। वहीं पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट मार्ग पर चट्टान खिसकने से मार्ग बंद है। चंपावत, लोहाघाट, पाची एवं बारकोच में भी रात से ही वर्षा रुक रुक कर हो रही है। एक तरफ आसमान से लगातार बरसात हो रही है, आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मगर पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शहर में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने को लेकर जल संस्थान नाकाम साबित हो रहा है। यही वजह है कि नलकूप की मोटर खराब होने के बाद भी हफ्तों तक मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। बच्चों के साथ टैंकर के पीछे मजबूर हो रहे हैं। टीपी नगर में नलकूप की मोटर खराब, लेकिन अब तक मोटर ठीक नहीं हो, जिससे क्षेत्र के 1000 परिवार प्रभावित हो गए। लोगों का कहना है कि जल सरकार को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई है।
में गाने का काम शुरू कर दिया है। पार्षद रईस की और उनकी समस्या लागू हुआ विधायक ने सुनी और के नई मोटर उन्हें दिला दी है। जल संसाधन अभियंता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि 1-2 दिन में आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। कार्यालय हल्द्वानी में मंडलायुक्त दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जीवन मिशन के 5 करोड़ चल रहे समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्य गुणवत्ता करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसे अक्टूबर माह ट्रायल रन पर लाया जाएगा। मुख्य अभियंता पेंद्रपाल सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 18,244 घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। इस अवसर पर अभियंता यूके संयुक्त राजेंद्र तिवारी, अभियंता डीके पंत तिवारी, सहायक अभियंता YS लसपाल आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं सरकारी नौकरियां व दाखिलों में 30% शैक्षिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय में शैक्षिक आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SLP करने और अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी है। शैक्षिक आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में शैक्षिक आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार पर शैक्षिक आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने न्याय, विधि और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कोई ना कोई विधिक मार्ग निकालने के निर्देश दिए थे। विधि विभाग को इस संबंध में मुख्य सचिव ने एक विस्तृत नोट बनाने को कहा था। आखिरकार आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में शैक्षिक आरक्षण के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में शैक्षिक आरक्षण पर रोक से बनी परिस्थितियों और भविष्य में होने वाले प्रभाव तथा इसे बनाए रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के विकल्पों पर गहन मंथन हुआ। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव न्यायालय धनंजय चतुर्वेदी, सचिव कार्मिक शैलेश बगोली उपस्थित थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चल रहा चुनाव प्रचार 24 सितंबर को थम जाएगा। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 17 माह बाद होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए 26 सितंबर को मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद कर देंगे। इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 13 सितंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इससे प्रत्याशी पंचायत चुनाव में मतदाताओं को रुझाने के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लाउड स्पीकर, चुनावी सभाओं, नुक्कड़ नाटक और रोड शो आदि के जरिए उम्मीदवार अपनी ताकत और चुनाव का माहौल अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। इसमें सत्ताधारी भाजपा समेत कांग्रेस और बसपा की ओर से अपने नेताओं को चुनावी मैदान में झोंका हुआ है। अब वहीं 5 बजे आज चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा। प्रत्याशी भीड़ और लाउडस्पीकर के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रत्याशी बिना शोर और लोगों की पंचायत के लिए बगैर मतदाताओं के दरवाजों पर जाकर वोट की अपील कर सकते हैं। पंचायत चुनाव के शोर से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। दरअसल गांव की गलियों और मोहल्लों में बड़े बड़े लाउडस्पीकर से चल रहे चुनाव प्रचार ग्रामीणों के कान फोड़ रहे हैं। इससे ग्रामीणों की रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो रखा है। वहीं शनिवार को 5 बजे यानी आज ग्रामीणों से चुनाव प्रचार के शोर से मुक्ति मिल जाएगी। चुनाव के अंतिम दिन शनिवार को प्रत्याशियों की ओर से अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के बड़े नेता आएंगे और धुआंधार जनसभाएं होंगी। रोज अन्य चुनाव कार्यक्रम पर उम्मीदवार अपनी ताकत का एहसास कराकर मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा ने जिला और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। महिला अस्पताल में गंदगी देख उन्होंने रोष प्रकट किया। अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने सीएमएस डॉक्टर प्रीति पंत के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा और गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। डॉक्टरों को बाहर की दवाइयां न लिखने के निर्देश दिए। बगैर सलाह के खुलेआम गर्भपात की दवाएं बिक रही हैं। बता दें कि गर्भपात की दवाएं बिक रही हैं, जिसको लेकर महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा के निरीक्षण में सीएमएस डॉक्टर प्रीति पंत ने बताया कि कई बार अपने हिसाब से गर्भपात के दवा खाने से गर्भवतियों की जान पर बनाती है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लाया जाता है। मिश्रा ने खुलेआम बगैर परामर्श बिक रही गर्भपात की दवाओं को लेकर औषधि निरीक्षक से वार्ता की। उन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लिखने के लिए औषधि निरीक्षक को निरीक्षण के निर्देश भी दिए। विधानसभा में नौकरियों के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया, ना ही चयन समिति बनी, ना कोई परीक्षा हुई। केवल व्यक्तिगत पत्रों पर रेवड़ी की तरह बांट दी गई। बैकडोर भर्तियों की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने जांच की तो भर्तियां की पोल खुलती गई। बता दें कि विधानसभा में पहुंच वालों के लिए नौकरी आसान रही। जांच समिति की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। 228 तथ्यों और 22 उपनल के माध्यम से नियुक्तियों में भर्तियों का कोई पैमाना नहीं था। जिसका खुद बेरोजगार होने का हवाला देते हुए नौकरी मांगी थी, उसे किसी भी पद पर नियुक्ति दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने यह भी तथ्य पकड़ा है कि कई पदों पर ऐसे युवाओं को नौकरी दी गई जो कि उस पद की आहर्ता ही नहीं रखते थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक शासनादेश का उल्लेख किया है। यह शासनादेश कार्मिक विभाग ने 6 फरवरी 2003 को जारी किया था। विभिन्न विभागों में तथार्थ संविदा नियम वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई। इस शासनादेश में यह स्पष्ट श्रेणी गा व श्रेणी खा के किसी भी पद पर दैनिक वेतन तथार्थ संविदा नियम वेतन पर नियुक्ति जाएगी। इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां की गई। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी हैं। इनमें 228 तथार्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल हैं। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने बताया कि विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर उन्होंने 2016 में हुई 150 तथार्थ नियुक्तियां, 2020 में हुई 6 तथार्थ नियुक्तियां, 2021 में हुई 72 तथार्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुई 22 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने अपनी जांच में पाया कि इन भर्तियों में नियम का पालन नहीं किया, न विज्ञप्ति निकाली और न ही आवेदन मांगे गए। अपनाई गई ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। 2016 की जो 150 भर्तियां रद्द की गई हैं, वे कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में हुई थी। 2020 की 6, 2021 की 72 तथार्थ व 22 उपनल की भर्तियां भाजपा सरकार में वित्त अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2011 से पहले विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी वह कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। उनकी नियुक्तियां कैसे हुई, नियमितीकरण कैसे किया गया, पदोन्नतियां कैसे हुई, इस पर विधिक राय लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में तत्कालीन वित्त अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में वर्ष 2021 में 32 पदों पर भर्तियां निकाली थी। 20 मार्च को इनकी परीक्षा हुई थी। वित्त अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि ये भर्तियां यूकेएसएससी में पेपर लीक के कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन ने कराई थी। इसका परिणाम अभी जारी नहीं हुआ था। बताया कि इनमें जांच समिति ने वित्तीय अनियमितताएं भी पकड़ी थी, इसीलिए ये भी रद्द कर दी गई है। इस मामले में बिल जमा करने के 2 दिन के भीतर 59 लाख के भुगतान पर वित्त सचिव मुकेश सिंघल की भूमिका पर संदेह के घेरे में है। वही उन्होंने बताया कि इस भर्ती के आवेदकों का शुल्क तो लौटाया जाए या फिर दोबारा परीक्षा होने की स्थिति में पुनः शुल्क नहीं लिया जाए।
अगले 3 दिन में पहाड़ों में बरसेगा पानी। 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के चक्रवात के सक्रिय होने के साथ निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर,